अजीत मंडोला साहब हैं हमारे साथ। अजीत मंडोला साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपकी मनोरंजन जी? हाँ जी जी। सर, आपसे मेरा ये पूछना है कि अभी हम चर्चा कर रहे थे, आपने सुना होगा सचिन पायलट को, जो एक सचिन पायलट को जोड़ने की जो बाद में कोशिश हुई है, गहलोत साहब ने भी ट्वीट किया। क्या आपको लगता है डैमेज कंट्रोल हो गया या डैमेज जितना था उतना ही रह गया? मनोरंजन, आप भी जानते हैं कांग्रेस को। मुझे लगता है कि डैमेज कंट्रोल नहीं हुआ है, क्योंकि सचिन पायलट ने बड़ा एक अजीब सा बयान दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जानते थे कि भाई सचिन पायलट को प्रधानमंत्री ने इशू बनाया है, मुद्दा बनाया है गुर्जर वोटों को साधने के लिए। तो सचिन पायलट, और उन्होंने इसलिए कहा कि अच्छा, अशोक गहलोत ने इसलिए भी बात कही थी कि एक मुझे देकर आप वोट दीजिए, क्योंकि विधायकों और मंत्रियों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की बातें सामने आ रही थी। लेकिन सचिन पायलट ने अपने बयान में ना तो कहीं मुख्यमंत्री का नाम लिया और ना ये कहा उल्टा, और ये कह दिया कि एक व्यक्ति चुनाव नहीं जितवा सकता है। हकीकत यह है कि राजस्थान का चुनाव पहली बार मैं देख रहा हूं, मैंने इतने सारे चुनाव देखे, कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के फेस पे चुनाव लड़ा जा रहा है। बीजेपी ने भी पूरा जो कैंपेन किया वो अशोक गहलोत को टारगेट करके किया, उनकी योजनाओं को टारगेट करके किया। तो अगर यहाँ पर राजस्थान में कांग्रेस जीती तो उसका पूरा क्रेडिट अशोक गहलोत की योजनाओं को मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं योजनाओं के चलते बीजेपी की स्ट्रेटेजी गड़बड़ाई है, उसका करंट है योजनाओं का जगह जगह। और बीजेपी ये नहीं बता पाई पूरे उसमें कैंपेन में कि ओपीएस का आप क्या करेंगे, जो चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना है उसका क्या करेंगे। बीजेपी का जो घोषणा पत्र आया था वो कहीं चर्चाओं में नहीं, उसकी चर्चा ही नहीं हो पाई, क्योंकि बीजेपी ये जवाब ही नहीं दे पाई। उसमें उल्टा बीजेपी ने एक बात कह दी कि हम आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए का ही खर्चा देंगे। कांग्रेस ने उस मुद्दे को लपक लिया। और इसके अलावा गैस सिलेंडर के मुद्दे को कांग्रेस ने कहा कि अगर 450 की बात करी है घोषणा पत्र में बीजेपी ने, तो वो पूरे देश में क्यों नहीं करती 450 का सिलेंडर। तो कांग्रेस ने 400 रुपए देने की बात कर दी। तो ये जो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो आम जन से जुड़े हैं। अगर आपको याद होगा कि 2019 के चुनाव में बीजेपी को प्रधानमंत्री महोदय की जो शौचालय योजना थी, उज्ज्वला योजना थी, उसने बहुत लाभ पहुंचाया। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस भी ये उम्मीद कर रही है कि जैसे गैस सिलेंडर वाला मामला है, स्वास्थ्य की योजना है, फूड का जो पैकेट फ्री दिया जा रहा है, रसोई योजना है 8 रुपए के खाने की, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को फाइट में ले आई, लड़ाई में ले आई। और आखिरी के दिनों में तो स्थिति ये हो गई कि बीजेपी ने पूरा कैंपेन ध्रुवीकरण की तरफ घुमाने की कोशिश करी। उदय कन्हैयालाल हत्याकांड उठाया, अजीत जी आप बता रहे ध्रुवीकरण करने की कोशिश हुई, और तमाम आपने यहाँ पर जो कांग्रेस की गारंटी, जो अशोक गहलोत बाकायदा ट्वीट भी कर रहे हैं, कुछ वक्त पहले उन्होंने ट्वीट भी किया, ये तमाम बातें एक तरफ है। वहीं अब जो राज और रिवाज की बात होती है, पिछले 3 दशक से देखने में आया, 1 बाय 1 जो है सरकारें बदलती रही है, तो क्या वो रवायत लग रहा है वही जारी रहेगी या कुछ इस बार मूड बदलेगा जनता का? देखिए, मैं अभी इस बारे में बहुत खुल के नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि आज वोटिंग शाम को हो जाती है, उसका ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये कह सकते हैं कि करंट है योजनाओं का आम जनता में, लेकिन माहौल बनाने में बीजेपी बहुत अच्छा माहौल बनाने का मैसेज दे रही है कि नहीं बीजेपी आ रही है। लेकिन आम जन से बात करो कि उसको लगता है कि नहीं मुख्यमंत्री गहलोत की योजनाएं काम कर रही हैं। तो मेरा ये ऐसा मानना है कि जो गरीब तबका है, मध्यम वर्गीय तबका है, नौकरी पेशे वाला तबका है, किसान है, वो कहीं ना कहीं योजनाओं को ध्यान में रखकर वोटिंग कर रहा है। वोटर एकदम शांत है, कुछ खुल के नहीं बोल रहा है। अभी आपने देखा होगा कि महिलाओं ने पानी की बात करी। अजीत सर, मेरा सवाल यही है, माफी चाहता हूं आपको रोक रही, मेरा सवाल ये है, मैंने जितने लोगों से पूछा, बात की, उन्होंने एक वर्ड जो आप बोल रहे हैं ना, वो जरूर कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इतना चुनाव हमने देखा, आपने भी इतना चुनाव देखा होगा। उनका कहना है कि बड़ा ही एक चुप्पी है, साइलेंस है, और एक सेक्रेसी है, एक रहस्यनुमा जो है परिस्थिति बनी हुई है। आप इसको एक्सप्लेन करेंगे क्या? बिल्कुल, वही मैं वही कह रहा हूं ना आपसे। अगर आप कहीं पब्लिक के बीच में जाते हैं, कहीं चर्चा करते हैं, जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, सफाई कर्मी है, या दूसरा आदमी है जो बोलने में हिचकता नहीं, वो कहता सब कांग्रेस को वोट देंगे। लेकिन जो पढ़ा लिखा है, नौकरी पेशे वाला है, या एक जिसे कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल है, वो सब कहते हैं कि देखिए, वो क्या करते हैं कि पुराने उसकी तुलना करते हैं, 2013 से तुलना करते हैं चुनाव की। साहब कांग्रेस बुरी तरह हारती है, लेकिन वो ये रीजन नहीं बताते क्यों हारती है, क्योंकि 2013 का चुनाव तो अपने आप में एक अलग चुनाव था।
मोदी की लहर शुरू हो गई थी, यूपीए गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत तगड़ी एंटी इनकम्बेंसी थी, तमाम कारण थे उस वक्त हारने के। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि पब्लिक ये कहती है कि नहीं, बाद में आखिर में वो कहते हैं कि नहीं साहब गहलोत जी ने अच्छा काम करा है। केवल कांग्रेस का एक माइनस पॉइंट है, वो माइनस पॉइंट इतना भर है कि जो विधायक हैं या जो मंत्री हैं उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, इसमें आप इनकार नहीं कर सकते। और वो एंटी इनकम्बेंसी इस तरह की है जैसे कि माना अगर कोई मीणा मंत्री है या कोई गुजर मंत्री है तो उसने इस तरीके से काम किया पूरे 5 साल, हो सकता है उसको शायद इस बात का आभास नहीं था कि कांग्रेस रिपीट होने की स्थिति में आ जाएगी चुनाव तक। तो उन्होंने इस तरीके से खुल के खेला, जिसने जो कर सकता था। अब वो आरोप तो ये लगते हैं लूट खसोट जो कर सकता था, लेकिन उस लूट खसोट में भी क्या करा उन्होंने, भेदभाव कर दिया। भेदभाव ये कर दिया कि अपनी जाति बिरादरी पे विशेष ध्यान दिया, और जो उनके नजदीकी संपर्क में नेता थे उनको उन्होंने ऑब्लाइज किया, बाकी लोग ठगे गए। तो कहीं ना कहीं अगर वो नाराजगी का फैक्टर चला तो बीजेपी को लाभ मिल सकता है। अदरवाइज जैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आखिर में एक अपील करी कि मैं राजस्थानी हूं और आप केवल मुझे देखकर वोट करें और मेरी योजनाओं को देखकर वोट करें, तो हो सकता है अगर इस पे पब्लिक ने वोट दिया, जो साइलेंस तो चुप्पी है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस तरफ जा सकती है। तो ये कांग्रेस के लिए अच्छी खबर होगी राजस्थान। जरूर अजीत जी, आप मेरे साथ बने रहिए। एक जो आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो एक लास्ट अपील करी है अशोक गहलोत राजस्थानी करके, और एक उनकी बाकायदा फोटो है जो ट्वीट की है जिसमें कि राजस्थान के मैप को उन्होंने जादू की झप्पी, क्योंकि जादूगर कहा जाता है उनको। और दूसरी बात जो अजीत जी ने कही कि विधायकों को तो राजस्थान में लगता है कि 5 साल बाद तो रहेंगे नहीं, तो जितना खाना है खा लो, तो उन्होंने बड़े अच्छे से शब्दों में कहा। तो मैं अजीत जी ये समझना चाह रही थी, क्योंकि हम चर्चा कर रहे थे किस तरह से पूरा चुनाव प्रचार भी रहा, और यहाँ पर ये चुनाव जो है अशोक गहलोत वर्सेस प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ये चुनाव बीजेपी लड़ रही है, तो इस मुकाबले को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बीजेपी की शुरू से यही रणनीति थी कि इस बार वो किसी को फेस नहीं बनाएगी, प्रधानमंत्री मोदी ही उनके फेस होंगे और उनकी योजनाओं को लेकर चुनाव में जाएंगे। और उसी रणनीति के तहत तीनों राज्यों, सभी राज्यों में बीजेपी गई। लेकिन राजस्थान में चुनाव इसलिए दिलचस्प हो गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने आते ही जिस तरीके से कैंपेन शुरू करा, तो योजनाओं के बजाय उन्होंने शुरुआत में, जब तक चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी तब तक यहाँ तमाम तरह के घोषणाएं की गई। एक्सप्रेस हाईवे का मामला रहा, वहाँ एक रैली करी, उदयपुर में 2-3 रैलियां करी, तो उसमें उन्होंने योजनाओं को लेकर जिक्र करा। लेकिन जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, उसके बाद जब रैलियां शुरू हुई, तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी थी, बीजेपी ने पहली स्ट्रैटेजी बीजेपी की यही थी कि ध्रुवीकरण को एक मुद्दा बनाया जाए और हिंदुत्व के कार्ड को आगे बढ़ाया जाए। उस पर पहला भाषण जब गृह मंत्री अमित शाह ने दिया, तो उसमें उन्होंने कन्हैया लाल का जिक्र करके, और फिर योगी आए, उन्होंने भी कन्हैया लाल का जिक्र करके, अयोध्या का जिक्र करके मंदिर बनाने की बात करी। तो वो कहीं ना कहीं लग गया था कि बीजेपी ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ रही है। फिर जब प्रधानमंत्री मैदान में उतरे तो उन्होंने सीधा अटैक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनकी सरकार की इसी बात पे आलोचना करी कि यहाँ पर कन्हैया लाल हत्याकांड जैसा हो जाता है, महिलाओं को सुरक्षा नहीं दी जाती है, तमाम बातें करी। तो ये तय हो गया था कि बीजेपी ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ रही है। और लेकिन कांग्रेस ने उसमें एक समझदारी की बात ये करी कि कांग्रेस ने पहले ही जो उनकी योजना थी, उन्होंने योजनाओं पर ही काम करा कि भाई हम पहले, अब तक हमने आपको ये तमाम चीजें दे दी, अब आने वाले टाइम पर हम आपको छात्र गारंटी एक उन्होंने सामने ला दी चुनाव प्रचार। अजीत जी, तो वोटिंग का काम जो है वो लगातार तेज पकड़ रहा है राजस्थान में। हमारे साथ हमारे मेहमान अविनाश जी भी जुड़ गए हैं। अविनाश जी, अब 24% है, तो क्या कैसा माना जाए, आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, अनुभव ये कह रहा है कि पिछली बार जो मतदान प्रतिशत था वो 74% था, और अभी तक अगर हमने 11 बजे तक 24 देख लिया है तो पूरी संभावना है कि हम उसको टच करके क्रॉस कर जाएंगे। इसका मतलब क्या है? अभी तक अगर क्रॉस हुआ है वोटिंग परसेंट कितना भी, तो उससे जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है वो तकलीफ में आई है। जितनी बार वोटिंग परसेंट बढ़ा, भारतीय जनता पार्टी को फेवर हुआ, वो सरकार में आए, और ज़रा सा भी वोटिंग परसेंटेज गिरा, क्योंकि जैसे मैं कह रहा हूँ पिछली बार 74 था, उससे पहले 75% था, तो 1% से कम वोट गिरा और कांग्रेस की सरकार में वापसी हुई। तो अगर ये 75% क्रॉस कर जाता है तो ट्रेंड्स बताते हैं कि इससे इनकम्बेंट सरकार जो है उसको मुश्किल रहती है। क्या ये भी नहीं हो सकता कि जो लाभार्थी हैं वो निकले शायद गहलोत सरकार को बचाने के लिए? हो कुछ भी सकता है, जैसा कि मध्य प्रदेश में कहा शिवराज सिंह चौहान ने कि
लाडली बहना के देखिए मनोरंजन जी, ऐसा अभी तक आया नहीं है। अगर ये होगा तो मैं एक बात कह रहा हूं कि ये जो चुनाव है राजस्थान का, ये एक लिटमस टेस्ट है वेलफेयर स्टेट का, कि क्या हमारे प्रदेश में परिपाटी वेलफेयर से बदल दी जाएगी, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने गारंटियों की भरमार कर दी है। और मेरे ख्याल से प्रदेश इकलौती ऐसी जगह होगी जहां रिवर्स में ऑक्शन हुआ था, जैसे 500 रुपए का सिलेंडर 450, 400, तो जिस तरह से गिरा, अगर एक हफ्ता बचता तो फ्री में आ जाती। लेकिन यहाँ कल्ला जी एक बात मैं ये समझना चाह रही हूँ कि ये रेवड़ियों की बात होती है और जनता वोटरों को जो है लुभाने की बात होती है, लेकिन जनता जो टैक्स देती है सरकार उसी पैसे को इस्तेमाल करेगी कि कोई भी राजनीतिक दल हो या नेता है अपनी जेब से तो लगाएगा नहीं, तो जो वादे किए जाते हैं जनता के लिए किए जा रहे हैं उन पर पैसा खर्च करने, एक तरीके से कह सकते हैं कि वो बजट बता दे रही है कि हम कहाँ कहाँ कितना खर्च करेंगे। नहीं, आपने ठीक कहा जया जी। और एक बात देखिए कि जो जिस टैक्स पेयर का पैसा है उसके लिए अगर दोनों पार्टियों का घोषणा पत्र अगर देखें तो शेरलॉक होम्स जैसा कोई जासूस लगाना पड़ेगा ढूंढने के लिए कि इसमें है क्या। क्योंकि एक ये जो आप पूछ रहे थे मनोरंजन जी कि ज्यादा नंबर में लोग आ रहे हैं, एक ये तबका भी है जो मिडिल क्लास है, टैक्स पेयर है, जो अर्बन में रहता है, जिसे कोई नहीं पूछ रहा। उनको ऐसा लग रहा है कि दोनों पार्टियां सिर्फ लाभार्थी करके चुनाव ले जा रही है, हमारा क्या। ये वो लोग हैं जिन्हें बेसिक एमिनिटीज चाहिए, जिन्हें लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, जिन्हें जॉब सिक्योरिटी चाहिए, उनको कोई नहीं देख रहा। और एक बात और मानिए, 22 लाख नए युवा वोटर हैं जो 18 और 19 साल के हैं। वो लोग अगर वोटिंग में ज्यादा शिरकत करेंगे तो वो डिसाइड करेंगे कि किस तरफ चुनाव जाएगा। इसका मतलब आपका कहना है कि वो वोटर जो कि इनकम टैक्स देता है, आप उनके इनकम टैक्स के पैसे से आप रेवड़िया बांट रहे हो, उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हो। जी बिल्कुल। मैंने जितना भी ट्रैवल किया राजस्थान, उसमें लोग कह रहे थे कि ये क्या ऐसा एक हो गया है कि सब कुछ लाभार्थी का। अरे जो काम कर रहा है उसको भी आप फोकस में लाइए, उसके लिए भी कुछ करिए। और हमारा अगर हम देखें घोषणा पत्र तो सभी जगह यही है, राजस्थान को नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जा सकते हैं, क्या नया डेवलपमेंट हो सकता है, कोई बात नहीं हुई पूरे चुनाव में। निश्चित रूप से कोई बात नहीं। और जो यंग वोटर है, यदि जो बीजेपी ने मुद्दा बनाया है पेपर लीक का, वो यदि उस पर वोटिंग हुई तो फिर खेल खत्म है। बिल्कुल खेल बदल सकता है, क्योंकि आप देखिए जब भी ये प्रश्न उठाया जाता है पेपर लीक का किसी भी राज्य में, तो वो कहते हैं दूसरे राज्य को देखिए, पर वो ये भूल जाते हैं कि उस राज्य का जो वोटर है उसको अपने राज्य की ही चिंता है, वो दूसरे प्रदेश को नहीं देखता। आप हमें बताइए हम क्या कर सकते हैं और कैसे। और आपने जब इनकी बात करी तो एक और है, शाहपुरा हमारे यहाँ एक सीट है जिसपे उपेंद्र यादव को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट किया है। उपेंद्र बेरोजगारों के क्रूसेडर थे, अंत आते आते उनको राजनीति में एक रोजगार मिल गया, लेकिन चुनाव जीतेंगे या नहीं ये 3 को पता पड़ेगा। पर उनके पास एक बहुत बड़ा तबका है बेरोजगारों का, उनका एक नेटवर्क था। भाजपा वो भी चाहेगी कि वो उस नेटवर्क को कितना यूज कर पाए अपने एजेंडे को पुश करने के लिए। बिल्कुल। वीरेंद्र हमारे साथ जयपुर में मौजूद हैं। किस तरीके से पोलिंग चल रही है, क्योंकि वोटिंग प्रतिशत की अगर बात करें वीरेंद्र, तो यहाँ 11 बजे तक 24.7% वोट हो गया है। आप ग्राउंड पर मौजूद है, दिखाएं तस्वीरों के जरिए क्या कुछ हो रहा है अभी। देखिए, मैं इस वक्त ये जो पोलिंग बूथ है 143 है, यानी इस पूरे अगर आप बिल्डिंग में देखेंगे लगभग 8 पोलिंग बूथ बनाए गए और सभी पूरे जो पोलिंग बूथ को सीसीटीवी कैमरा और वेब कैम से पूरा जो निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा निगरानी की जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ पे प्रताप सिंह खाचरियावास है वो कांग्रेस के प्रत्याशी है, तो वहीं बीजेपी से गोपाल शर्मा है उनको प्रत्याशी बनाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि सिविल लाइन अगर विधानसभा क्षेत्र में जातिगत समीकरण की बात की जाए तो यहाँ पे जो ब्राह्मण वोट बैंक है वो सबसे ज्यादा है। इसके अलावा अन्य जो जातियां हैं वो यहाँ पे रहने वाली है। और आप देखेंगे कि इस बार का अगर जैसे हमारे मेहमान ने भी बताया था कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर एक परिपाटी चलती आ रही कि 5 साल बीजेपी का कार्यकाल रहता है तो 5 साल है वो कांग्रेस का कार्यकाल रहता है। इस बार लगता है कि जो परिपाटी है, कह सकते हैं कि जो परिपाटी है वो बदलेगी या नहीं बदलेगी ये तो 3 दिसंबर को ही पता चल पाएगा। लेकिन जो चुनाव के अंदर आप देखेंगे कि जो मतदान के अंदर आप देखेंगे जो महिला वोटर्स हैं वो काफी ज्यादा यहाँ पे अपने जो मत का है वो प्रयोग करने के लिए घरों से बाहर निकल के आ रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जयपुर के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे कई ऐसे मामले भी आए हैं जहाँ पे कह सकते हैं कि
जो कई यहाँ पे संदिग्ध जो व्यक्ति दिखाई देता है उन्हें बूथ से दूर हटाया जा रहा है सिक्योरिटी पर्पज को ध्यान में रखते हुए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर पीछे के चुनाव की बात करें, पीछे के अगर चुनाव की आप देखेंगे कि पिछली बार जो 2018 के अंदर वोटिंग प्रतिशत था 74%, जबकि इस बार कितना रहेगा ये तो आज शाम 7 बजे तक ही पता चल पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो महिला वोटर है वो इस बार के चुनाव के अंदर निर्णायक साबित होने वाली है, क्योंकि राजस्थान के अंदर 5 करोड़ से भी अधिक जो वोटर्स हैं वो अपने मत का प्रयोग करेंगे। और वहीं अगर बात की जाए जो न्यू वोटर्स हैं वो तकरीबन 22 लाख वोटर्स हैं, वो इस पूरे जो मतदान के अंदर अपने हिस्सा लेने वाले हैं। और तो वीरेंद्र बता रहे थे कि अब क्या वोटिंग परसेंट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। अविनाश जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो एक अंतिम दांव खेला अंतिम में अशोक गहलोत ने राजस्थान अस्मिता की जो बात कही और वो जो फोटो राजस्थान को पकड़ के दिल से लगा के उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बार ऐसा किया उन्होंने कि टेक ऑन किया, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा सामने है तो उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी ने आखिरी के 2 दिनों में जिस तरह से वो गुजर गुगली फेंकी और कांग्रेस को डीरेल करने की कोशिश की, तो मुख्यमंत्री ने अपना 2017 का उदाहरण दिया कि देखिए गुजराती जो है वो राजस्थान में आके वोट मांग रहे हैं, मैं आपका बेटा हूं, मैं था सो दूर नहीं। ये हमारे महाराजा हनवंत सिंह की लाइन है जो उन्होंने बोरो करी और वो उनको यूज़ किया। अब देखते हैं क्या राजस्थान उनको चौथी बार मौका देगा, ये बहुत रोचक प्रश्न है। अशोक गहलोत ने ये पूरा चुनाव अपने ईगो पे ले लिया है कि 4 दशक की जो उनकी राजनीति है उसका पूरा निचोड़ इस चुनाव में उन्होंने लगा दिया है और वो किसी की भी इसमें दखल बर्दाश्त नहीं करी। उन्होंने पूरा कैंपेन खुद पे डाला है। तो देखते हैं कि जो सॉफ्ट स्पोकन अशोक गहलोत है, उन्होंने जो ये एग्रेसिव पिच ली है, ये आज शाम तक कितनी कारगर सिद्ध होती है। बिल्कुल, और उनके ट्विटर पर डीपी उन्होंने बदल दी और वहां पर राजस्थान के मैप को वो गले लगाते हुए जादू की झप्पी देते हुए दिखे और दिल से हिंदुस्तानी एक टैग उस पर लगा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जी। उनके लिए लिटमस टेस्ट है, यदि ये चुनाव नहीं जीते तो फिर आने वाले दिन में फिर दिल्ली ही आना। जिस तरह से उन्होंने बिल्डअप किया है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा अपने क्षत्रपों में छोटे नेताओं को लोग लाने देती थी, वो अपने लोग जिता के लाते थे और फिर एक सामूहिक निर्णय होता था। इस बार सब कुछ अशोक गहलोत के हाथ में। चलिए अविनाश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।